गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 27 जून। तो देख लेते हैं 27 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? अभी हाल ही में लोकसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं? अब कौन बन गए हैं मैम, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये लोकसभा स्पीकर ये सब आप क्या कह रहे हो? थोड़ा सा इसके बारे में तो बता दो पहले। देखो, ये होती है हमारी पार्लियामेंट। क्या होती है हमारी पार्लियामेंट? तो हमारी संसद। और हमारी संसद के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से 2 हाउस होते हैं। और वो 2 हाउस कौन कौन से होते हैं? वो 2 हाउस होते हैं राज्यसभा, और दूसरा हाउस कौन सा होता है हमारा? दूसरा हाउस होता है हमारा लोकसभा। लोकसभा। और तीसरे हमारे प्रेसिडेंट का भाग कौन होते हैं? तीसरे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये बात तो यहाँ तक सही है कि राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई और प्रेसिडेंट हो गए। अब आपको पता होगा भी हाल ही में क्या हुए थे? 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। अब जब 18th लोकसभा के इलेक्शन हो गए हैं, एनडीए अलायंस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली है, क्या करेंगे? कामकाज करना कुछ शुरू करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे? लोकसभा में बैठ के करेंगे। अब ये है लोकसभा, इतने सारे एमपी बैठे हैं यहाँ पे, तो इनमें डेकोरम कौन मेंटेन करेगा? कौन आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? तो जो आदमी यहाँ पर बैठे होंगे। और यहाँ पर कौन बैठते हैं? यहाँ पर बैठते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर जो यहाँ पे डेकोरम मेंटेन करते हैं लोकसभा का, उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। अब ये स्पीकर जो होते हैं, इनका मेन काम क्या हो गया? एक तो मैंने आपको बताया कि इनका काम हो गया डेकोरम मेंटेन करना। क्या इनके पास वोटिंग की पावर होती है? होती है, लेकिन टाई के केस में होती है। और इनकी वोट को ही कहा जाता है कास्टिंग। क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट। यानी कि नॉर्मल अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, अब वोट क्या कह रहे हो मैम, ये तो आपने बताया नहीं। देखो, आपने सुना होगा कि ऐसे बिल पास हो गया, संसद में बिल गया था, पास हो गया, है ना? कैसे पास होता है बिल? देखो, कोई भी बिल, कोई भी पेपर जो कागज पे कुछ भी चीजें लिखी होंगी, कैसे टर्म्स और पॉलिसीज लिखी होंगी कि आगे कैसे काम होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी पॉलिसीज लिखी होंगी। वो पहले या तो राज्यसभा में जाएंगी या तो लोकसभा में जाएंगी। एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस से पास हो जाएंगी, ठीक है? दूसरे हाउस से पास होने के बाद जब वो जाएंगी किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तब तक भी वो बिल ही रहेगा जब वो प्रेसिडेंट के पास गया। अब वो एक्ट कब बनेगा? वो एक्ट तब बनेगा जब हमारे राष्ट्रपति जी उस पे अपने साइन कर देंगे। राष्ट्रपति के साइन करते ही कोई भी बिल क्या बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है? अब ये वोट, जब वोटिंग हो रही है कि कोई भी बिल पास होना है, नहीं होना है, इसके अगर कोई भी ऐसा स्पेशल केस हो जाता है कि टाई हो गया, यानी कि हाँ और ना में दोनों सेम वोटिंग हो गई है, तो उस टाइम पे अपना कीमती वोट देंगे स्पीकर, और इन्हीं के वोट को कहा जाता है क्या? कास्टिंग वोट कहा जाता है। एक और जो स्पीकर का मेन काम होता है, आपको पता होगा कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है मनी बिल के केस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, और पैसा किसका है? जनता का है। तो कौन डिसाइड करेगा? भाई वही करेगा ना जो जनता के द्वारा चुन के गया है। तो इसीलिए मनी बिल के केस में ज्यादा पावर होती है लोकसभा के पास। अब लोकसभा में जो स्पीकर बैठे होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ये कुछ काम हो गए लोकसभा के स्पीकर के। ऐसे ही राज्यसभा होती है। राज्यसभा में क्या होता है? यहाँ पे क्या होते हैं? राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। और यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या, ये क्या होता है? एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है। ये अगर हम सारी बातें कभी फिर करेंगे, किसी अलग सेशन में करेंगे, अगर अभी हम सारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबी क्लास खिंच जाएगी। तो अभी क्वेश्चन क्या था कि हमारे 18th लोकसभा के अभी स्पीकर कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ओम बिरला जी बन गए हैं। वैसे 17th जो लोकसभा थी, 17th लोकसभा के स्पीकर भी ओम बिरला जी ही थे, और 18th लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं वो भी अभी ओम बिरला जी ही बने हैं। 18th लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ये कौन है? ये है भारतृहरि मेहताब जी। ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतृहरि मेहताब जी क्या है? प्रोटेम स्पीकर। मैम, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? कल की क्लास तो हम अच्छे से ले नहीं पाए। हमने तो ली नहीं है कल की क्लास, तो हमें तो पता ही नहीं। देखो, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब तक स्पीकर के इलेक्शन चल रहे होते हैं, तो तब तक डेकोरम मेंटेन करने का काम जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज आए हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं प्रोटेम स्पीकर।
जब फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर जी। ये नाम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर जी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप? अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने गोल्ड जीत लिए हैं? तो इंडिया ने टोटल मेडल जीत लिए हैं 11, जिनमें से गोल्ड है 4। इंडिया ने 4 गोल्ड जीत लिए हैं। अब ये गोल्ड किसने जीते हैं, उनके नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो नहीं पूछेगा कि कितने गोल्ड जीते हैं, लेकिन वो 4 नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो नाम है, ये किसी खिलाड़ी का नाम है, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो 4 नाम है, ये देखो, देख रहे हो, वुमेन पावर। ये चारों के चारों गोल्ड कौन लेके आई है? महिलाएं लेके आई हैं। तो इनके नाम क्या क्या है? दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लथरे। ये क्या लेके आई है? चारों गोल्ड लेके आई है। किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से रिलेटेड है। एक दो बार आप पढ़ोगे, एक दो बार मैं रिवाइज करा दूंगी, तो आपको ये नाम एकदम से छप जाएंगे कि अच्छा ये नाम आया है, तो ये रेसलिंग से आप बिल्कुल सही आंसर करके आने वाले हो। टोटल 11 मेडल मैंने आपको बताया जीते हैं। तो टोटल 11 मेडल में से 2 सिल्वर है, 4 गोल्ड है और 5 क्या है? ब्रोंज मेडल है। मैम ये टूर्नामेंट हो कहाँ पे रही थी? तो ये हो रही थी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। कहाँ पर हो रही थी? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। लास्ट टाइम ये टूर्नामेंट हुई थी किर्गिस्तान की कैपिटल बिशकेक में। लेकिन इस साल के लिए हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साल कहाँ पे हुई है? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। और हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 12 मेडल जीते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच कंट्री इज डेजिग्नेटेड एज द नॉन नाटो अलाइ? भी हाल ही में कौन सी कंट्री नॉन नाटो अलाय बन गई है? तो ये कौन सी कंट्री बन गई है? ये तो बन गई है केन्या। अब मैम ये नॉन नाटो अलाय होता क्या है? अब ये नॉन नाटो अलाय क्या होता है? देखो, नाटो क्या होता है? नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इतनी बात हो गई सही। अब ये नाटो क्या है? देखो, नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं। नाटो में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 32 मेंबर्स हैं। तो ये 32 ये एक ऐसा संगठन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। अब ये ऐसा संगठन है, ये जो 32 देश है, अगर इन 32 देशों में से किसी पर भी किसी बाहरी कंट्री ने हमला किया, तो ऐसा माना जाएगा कि ये हमला इन पूरे 32 देशों पर हुआ है और ये सारे एक साथ आ जाएंगे और एक साथ मिलकर उस कंट्री से भिड़ेंगे। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, नाटो नाटो के जो मेंबर्स होते हैं, इन पर कोई भी कंट्री हमला करने से बचता है। इसमें टोटल अभी लेटेस्ट मेंबर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसे आपसे इतना तो नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछेगा, वो तो आपको पता हो, आपको समझ हो, इसलिए पता होना ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसका लेटेस्ट मेंबर आपसे पूछ सकता है। 32nd इसका मेंबर कौन-सा है? स्वीडन, ठीक है? और 31st मेंबर कौन-सा है? फिनलैंड। तो समझ में आ गया नाटो क्या है? नाटो एक सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये मैम, ये तो आपने नाटो बता दिया। हम तो नॉन नाटो अलाइ पूछ रहे थे। देखो, नाटो के सिवा, नाटो में तो 32 कंट्री हो गए, लेकिन नाटो के सिवा नॉन नाटो, यानी कि नॉन नाटो, वो नाटो के कोर मेंबर नहीं है, लेकिन जो नाटो है वो उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसे 19 19 नॉन नाटो अलाइज है। और अभी इन 19 नॉन नाटो अलाइज में एक कौन शामिल हो गया है? केन्या। और केन्या बन गया है क्या? फोर्थ अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीका की चौथी कंट्री बन गया है इस नाटो नॉन नाटो अलायंस में शामिल होने वाला। इतनी बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? अभी हाल ही में राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस इसको अपॉइंट किया गया। तो ये अपॉइंट किया गया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। पहले इस पोस्ट पे हुआ करते थे पीयूष गोयल जी, लेकिन अब पीयूष गोयल जी को रिप्लेस करके यहाँ कौन बन गए हैं? लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा ये बन गए हैं जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी कैबिनेट मिनिस्टर भी है। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? इनके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री। इनके पास क्या है? हेल्थ मिनिस्ट्री। जो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द हाउस इन राज्यसभा बने थे वो कौन थे? वो थे श्यामनंद प्रसाद जी। कौन थे? श्यामनंद प्रसाद जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया won 19 गोल्ड मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स।
इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, अभी हाल ही में 43rd एडिशन हो रहा था वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम का। इसमें भारत ने जीत लिए है 19 गोल्ड। आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था फ्रांस में। और फ्रांस में भी कहाँ पर हो रहा था? ये फ्रांस में हो रहा था सेंट सेंट प्रो सेंट ट्रोपेज। फ्रांस के कहाँ पर हो रहा था? सेंट ट्रोपेज में हो रहा था। इसमें भारत ने कितने मेडल जीत लिए? 19 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड गेम्स थे। फर्स्ट टाइम कब हुए थे? फर्स्ट टाइम हुए थे 1978 में। और कहाँ पर हुए थे? कांस, फ्रांस के कान सिटी में। अभी हमने कान से पढ़ा था ना, कांस फिल्म फेस्टिवल भी हमने पढ़ा था। इंडिया इंडिया ने किस किसने वहाँ पे क्या जो है अवार्ड्स जीत लिए थे, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। अभी टोटल 19 तो गोल्ड जीते हैं, लेकिन टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो टोटल मेडल जीते हैं 32 जिनमें से 19 गोल्ड हो जाते हैं, 4 सिल्वर हो जाते हैं और 4 ही ब्रोंज मेडल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच कंट्री इज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ काउंसिल मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आईएसओ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की जो 64th मीटिंग होगी वो कहाँ होगी? इंडिया में होगी। और इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो आईएसओ है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1968 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1968 में। कितने मेंबर्स है? 87 मेंबर्स है। हेडक्वार्टर हो जाते हैं इसके लंदन में। 2024 में इसका चेयरपर्सन कौन रहने वाला है? हमारा भारत। अच्छा, यहाँ पे ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया टॉप कंज्यूमर भी है शुगर का। टॉप कंज्यूमर भी है कहीं का शुगर का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जितना बनाते हैं मतलब उतना तो कंज्यूम ही कर लेते हैं, हम उससे ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ ये चीज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। ये सबसे ज्यादा शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस बार इसकी जो मीटिंग है वो हम होस्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डीप भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे एक पूछ रहा है रिसेंटली 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग प्रेसिडेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी हाल ही में 53rd मीटिंग हो रही है किसकी? जीएसटी काउंसिल की। जो आपसे पूछ रहा है कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है न्यू दिल्ली में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसको प्रेसिस्ट कौन करता है, यानी कि इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो बैठक के, वो कौन होते हैं? वो होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और वो कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अच्छा, इस जो मीटिंग में जो मेजर डिस्कशन हुआ है, कई सारे हुए हैं, लेकिन मेजर चीजें ये हुई है कि इसमें ना जो अब जो मिल्क के कैंस हैं वो 12% उन पे जीएसटी हो गई है। और उसके साथ-साथ जो बॉक्सेस है या कार्टून्स है उन पे 12 से 18% जीएसटी को कम कर दिया गया है। इस पे कम कर दिया गया है, इस पे ये 12% बढ़ गई है। अब टोटल मतलब 12% हो गई है। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है? तो देखो, जीएसटी जो काउंसिल है ये सेटअप करी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 279 के क्लोज 1 में। और ये फोर्स यानी कि लागू कब से हुई थी? ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से। कब से हुई थी? 1 जुलाई 2017 से। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना। और इसके मेंबर्स आप ये देख लेना, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं पर्सन को, वो इसके क्या हो जाते हैं? मेंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु विल बी अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन अपॉइंट होंगे? देखो, अभी हमारे जो चीफ है आर्मी स्टाफ के, वो कौन है? मनोज पांडे जी है। लेकिन इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है अब 30 जून पे। 30 जून को जो उपेंद्र द्विवेदी जी है ये बन जाएंगे हमारे आर्मी के चीफ। अभी ये आर्मी के क्या है? वाइस चीफ। अभी क्या है? ये वाइस चीफ। अब जब ये वाइस चीफ चीफ की पोस्ट पर चले जाएंगे तो वाइस चीफ का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइस चीफ चीफ बनेंगे हमारे आर्मी के, वो कौन बनने वाले हैं? वो बनने वाले हैं एन एस राजा सबरमनी जी। कौन बनने वाले हैं? एन एस राजा सबरमनी जी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड ई मेडिकल सर्विस ऑन वीजा। ई मेडिकल सर्विस ऑन वीजा इंडिया ने किस कंट्री के साथ स्टार्ट किया? आपने देखा होगा भी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी ओथ सेरेमनी थी, और उस ओथ सेरेमनी में बांग्लादेश की शेख हसीना जी भी आई थी, है ना? तो उन्होंने क्या
वहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया कि हमने ई मेडिकल वीज़ा स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। अच्छा जो बांग्लादेश है वो हमारे भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो हमारी जितनी भी हमने पॉलिसी चला रखी है, जैसे वो या तो नेबर नेबर फर्स्ट पॉलिसी हो गया, लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, विज़न सागर पॉलिसी हो गया और नॉन पैसिफिक विज़न हो गया, इन सभी पॉलिसीज़ में जो बांग्लादेश है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अभी हमने बांग्लादेश के साथ क्या भी शुरू करा है ई मेडिकल वीज़ा। इसीलिए हम क्या करते हैं बांग्लादेश का थोड़ा ख़ास ध्यान रखते हैं हर जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ब्रिंग सोइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक मिशन था ई चेंग ई प्रोब मिशन। इसका हो सकता है चेंगी नाम सुन के याद आया? मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ चला गया, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ की फार साइड ऑफ मून पे इसने लैंड कर लिया है और ये वहाँ पर क्या करेगा, सोइल को स्टडी करेगा, सोइल को लेकर आएगा। तो ये सोइल को लाने वाला चैंगी प्रोब मिशन कहाँ का है? चाइना का, और चाइना ऐसा करने वाला क्या बन गया है? फर्स्ट कंट्री बन गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में मैं आपको रोज की तरह बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जैसे मैंने थोड़ी-सी लापरवाही की और मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सारा का सारा शेड्यूल हिल जाता है अगर थोड़ी-सी भी आपकी हेल्थ खराब हो। बाकी सब चीज़ें चल जाती है, ज़्यादा काम करना, कम काम करना सब कुछ चल जाता है, लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना और इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।